नमस्कार, मैं आशुतोष सिंह। अभी हम ओरछा किला, ये निवाड़ी ज़िला मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये बेतवा नदी के बिल्कुल जस्ट बगल में है। इसको बनवाया था राजा रुद्र प्रताप बुंदेला ने। तो ये बिल्कुल, ये जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए, ये है बेतवा नदी। ये देखिए, ये ये बेतवा नदी है यहीं। तो आइए हम चलते हैं, आपको ओरछा किला दिखाते हैं। और कैमरे के सहयोगी के रूप में है सौरभ सिंह, मेरा छोटा भाई है, और यही उसका जन्म स्थान है, तो इसीलिए मैं उसके साथ आया हूँ। इसका टिकट लगता है, जिसका मूल्य है 50 रुपया एक लोगों का। और इसमें कई चीज़ें हैं। आप जैसे वो सामने दिखाई दे रहा होगा, ये मंदिर है, तो इसी टिकट पे आपको मंदिर भी हो जाएगा। अगर आप आते हैं तो 50 का टिकट एक आदमी के लिए है। तो आप लीजिए टिकट, तो वहाँ पे भी टिकट लगेगा, तो इसी टिकट से काम हो जाएगा। और चूंकि मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है इस किले के बारे में, तो मैं एक गाइड को देखता हूँ। अगर कोई मिल जाता है तो गाइड होंगे, तो वही आपको बताते चलेंगे। जैसा भी होगा ज़रूर बताया करिए। आप वीडियो को लाइक कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए। जैसा भी है, हम आइए चलते हैं, ओरछा का किला आपको दिखाते हैं। ये देखिए, भारतीय पुरातत्व संरक्षण के उसमें है, और ये इसका प्रवेश द्वार है। ये आइए चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं। और मेरा नाम संजय सिंह यादव है। मध्य प्रदेश टूरिज़्म में हम एक गाइड के रूप में काम करते हैं। ये जगह जहाँ का आप लोग वीडियो बना रहे हैं, या जहाँ पर आप लोग कभी सैर करने के लिए आएंगे, इस जगह को ओरछा के नाम से जाना जाता है। ओरछा का मतलब होता है हिडन, एक छुपी हुई जगह। ये 1501 में राजा रुद्र प्रताप सिंह के द्वारा बसाई गई थी जगह। ओरछा बुंदेलखंड की दूसरी राजधानी थी, और पहली राजधानी थी इनकी गढ़कुंडार, जो महज यहाँ से 53 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ से एक राजा आए थे यहाँ पर शिकार करने के लिए, क्योंकि कई वर्ष पहले ओरछा का जंगल प्रसिद्ध था टाइगर्स को लेकर बहुत ज़्यादा, जो कि आज टाइगर नहीं है। राजा पहली बार जब शिकार करने के लिए आए तो उन्हें बेतवा नदी देखने के लिए मिली, और बेतवा नदी को ओरछा की आत्मा कहा जाता है, सोल ऑफ माई टाउन। बेतवा नदी के होने से राजा ने डिसाइड किया इस जगह को अपनी दूसरी राजधानी में कन्वर्ट करने का, और इसे दो पार्ट में डिवाइड किया एक रिवर के द्वारा, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट। ईस्टर्न पार्ट सेपरेट था इनके रॉयल कॉम्प्लेक्स के लिए, जहाँ शाही लोग रहते थे, एंड वेस्टर्न पार्ट सेपरेट था टेम्पल एंड टाउन के लिए। ये ओरछा का मुख्य भाग है। यहाँ पर 4 महल बनाए गए: राजा महल, जहांगीर महल, शीश महल एंड रायप्रवीण महल। यहाँ का जो प्रथम पैलेस है वो राजा महल है। ये अपनी 500 साल पुरानी पेंटिंग को लेकर जाना जाता है। तो सबसे पहले हम राजा महल ही चलेंगे। राजा महल में जाने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि उस दौर में जो भी महलों के निर्माण कराए जाते थे वो लगभग आर्किटेक्चर को सेम रखते थे। ये आपकी जानकारी में है कि राजा महल के 3 जो भाग होते हैं महत्वपूर्ण भूमिका में आते हैं। इनके नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन काम सबके लगभग एक से होते थे। 3 जो भाग होते हैं, प्रथम भाग को दीवाने आम, द्वितीय भाग को दीवाने खास, और तीसरे पार्ट को हम जनाना पार्ट बोलते हैं, इसे रनिवास भी कह सकते हैं हम। दीवाने आम पब्लिक के लिए होता था, और पब्लिक तो अलाउ थी नहीं राजा महल के अंदर जाने के लिए, तो ये जाहिर सी बात है कि बाहर की तरफ मिलेगा। तो ये था जनता दरबार, पब्लिक मीटिंग हॉल, जहाँ से बुंदेलखंड के राजा अपने कार्य सभा को चलाते थे। ये राजा की कोर्ट हुआ करती थी, न्यायालय हुआ करता था, जहाँ लोगों को सुनते थे, उनके किए गए कारनामों या उनके ऐसे कुछ अत्याचार होते थे, उनको सज़ा मिलती थी यहाँ पर। ये था जनता दरबार है ना, इसमें दीवाने आम, इसके बारे में ये मुगल सभा से प्रेरित होकर मधुकर शाह ने इस दीवाने आम की स्थापना या खंभों पर टीका कच राजा को प्रजा से मिलने और न्यायिक व प्रशासनिक कार्यों के प्रतिपादन के लिए रचा गया था। और ये पूरा आप यहाँ की पेंटिंग देख सकते हैं, पूरी पेंटिंग वैसे ही है जैसे पूरे महल में एक समान दिखाई दे रही है। कहीं कहीं कुछ दूसरा है, कहीं दूसरा है। ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, यही है दीवाने आम, यानी कि यहाँ के न्यायिक प्रशासनिक और जो भी निर्णय लिए जाते रहे होंगे। और ये है इसका प्रवेश द्वार। यहाँ से प्रवेश द्वार से आप आइए, और ये आप सीधे आप यहाँ पे अर्जी लगाइए और राजा से मिलिए। बुंदेला राजाओं ने यहाँ 300 साल शासन किया, 16वीं, 17वीं और 18वीं। इसके बाद चले गए टीकमगढ़। टीकमगढ़ बुंदेलखंड की तीसरी राजधानी बताई जाती है। और बुंदेलखंड के जो मध्य भारत की हम बात करते हैं, वो ओरछा की बात करते हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा समय बुंदेला राजाओं ने एक अच्छे शासन के तहत निकाला है। अब हम चलेंगे राजा महल के अंदर की ओर। ये हम लोग राजा महल के अंदर आ चुके हैं।
इस महल को बनाने में राजा को तकरीबन 60 साल लगे, 60 ईयर्स। 1501 से लेकर 1561 तक इसमें काम चलता रहा। इसको आगे बढ़ाया उनके बड़े बेटे भारती चंद। भारती चंद भी ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहे, 2 राजाओं की डेथ हुई। ये महल कंप्लीट किया उनके छोटे बेटे महाराजा मधुकर जी, जो श्री कृष्ण भगवान के सबसे बड़े भक्त थे। उनकी जो महारानी थी वो राम भगवान की बड़ी भक्त थी। ये आपकी जानकारी में है कि ओरछा प्रसिद्ध अकेला महलों के लिए नहीं है। ओरछा को प्रसिद्ध बनाने में सबसे बड़ा हाथ राम राजा सरकार के मंदिर को लेकर के भी है, जहाँ राम जी को राजा की तरह पूजा जाता है। तो महारानी राम भगवान की बड़ी भक्त थी और राजा कृष्ण भगवान के बड़े भक्त थे। दोनों भगवान विष्णु भगवान के अवतार हैं। तो इनके बेडरूम में हमें विष्णु भगवान के 10 अवतारों की 500 साल पुरानी पेंटिंग देखने को मिलेगी। ये जो हॉल हम देख पा रहे हैं ये खास दरबार था। खास दरबार को आज की भाषा में कैबिनेट कह सकते हैं। इसके और नीचे हम देखते हैं तो एक सिक्योरिटी गार्ड के लिए एक बैरक हुआ करती थी, जो सुरक्षा में कुछ यहाँ पर पहरेदार होते थे। घूमते हैं तो एक ऊंचा सुंदर सा चबूतरा नज़र आता है, जो उस ज़माने में इनके रंगमंच का काम करता था, जहाँ पर सुंदर डांसर्स डांस करती थीं और रानियाँ इस भाग में नहीं आती थीं। ऐसा कहा जाता है कि उन झरोकों के पीछे राज परिवार की शाही महिलाएं बैठती थी, क्योंकि वो तो बाहर से सब कुछ देख सकती थी, उन्हें कोई नहीं देख पाता था। ये जगह यहाँ पर ठंडा पानी भरा जाता था। इसके ऊपर सुगंधित फूल डाले जाते थे और इसकी और सीलिंग पे हम देखेंगे तो 2 लोहे के छल्ले लगे हुए हैं। इनके सहारे से बड़ा सा पंखा लगाते थे। ये उस ज़माने का एयर कंडीशन हुआ करता था। ये जो ऊंचा चबूतरा हम देख रहे हैं ये रनिवास की डांस स्टेज हुआ करती थी। इसके और ऊपर आप नज़र डालते हैं तो वहाँ जो छतें दिख रहे हैं, यहाँ रानियाँ टहला करती थीं। बीच में जो कमरा देखा जा रहा है उसमें राजा सोते थे। 3 कमरे राइट हैंड पे हैं, 3 लेफ्ट हैंड में उनके रानियों के लिए थे। हम सबसे पहले महारानी के बेडरूम में चलेंगे और विष्णु भगवान के अवतारों की पेंटिंग को देखेंगे। ये हम लोग महारानी के बेडरूम में खड़े हैं, जो भगवान श्री राम की सबसे बड़ी भक्त हैं। ये भगवान श्री राम को अयोध्या से ओरछा लेकर के आए थे। यहाँ जो पेंटिंग का सब्जेक्ट देखा जा रहा है ये विष्णु भगवान के 10 अवतारों से लिया गया है। थोड़ा और ऊपर देखेंगे अपन तो विष्णु भगवान का पहला अवतार नजर आएगा। इन्हें हम मत्स्य के नाम से जानते हैं। ठीक उनके आगे कच्छप, कछुआ, तीसरा वराह, चौथे नरसिंह, 5वां वामन, 6वें परशुराम, 7वें श्री राम, 8वें श्री कृष्ण भगवान और 9वें बुद्ध भगवान। तो ये बुद्ध भगवान तक विष्णु भगवान के अवतार हो चुके हैं। 10वें अवतार का आना बाकी है। इन्हें हम कल्कि के नाम से जानते हैं। ये उन्हीं महारानी का बेडरूम था जो राम जी की बड़ी भक्त हैं। अब हम चलेंगे राजा के बेडरूम की ओर। ये हम लोग राजा के बेडरूम में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ वही सेम पेंटिंग है विष्णु भगवान के अवतारों की जो हमने महारानी के बेडरूम में देखी थी। पेंटिंग के कलर फूल पत्तियों से लिए गए थे और हर एक पेंटिंग का अपना एक आर्ट होता है। इस आर्ट का नाम बुंदेली स्टाइल है। इसमें राजा सोते थे। यहाँ एक खुफिया रास्ता भी बनाया गया था। इस तरफ आप देखेंगे ये खुफिया रास्ता। यहाँ एक सुंदर पेंटिंग है गणेश भगवान की। ये 16वीं सदी की 500 साल पुरानी पेंटिंग है, जिसमें आपको 6 महिलाएं खड़ी दिखेंगी। यही वो राजा की रानियां थीं और वो महारानी हैं जो गणपति जी के ठीक सामने हाथ जोड़ के खड़ी हैं। यहाँ पर एक और बहुत सुंदर पेंटिंग है। ये भगवान श्री राम राजा सरकार की। यहाँ राम जी अपने पूरे परिवार के साथ विराजे हुए हैं। ये भी पेंटिंग उसी वर्ष की थी जब ये महल बनाया गया था, क्योंकि पेंटिंग को बोलते हैं फ्रेस्कोस वॉल पेंटिंग। मतलब कि ये प्लास्टर जब गीला था तभी इस पेंटिंग को किया गया था। तो ये उसी समय की पेंटिंग जब महल बना था। यहाँ जो गैलरी जा रही है ये इस महल के बाथरूम और टॉयलेट की तरफ जा रही है। यहाँ ये इनका स्नान गृह था। इसी स्नान गृह में 3 टैंक बनाए गए थे उस ज़माने में। कहते हैं कि एक जो टैंक होता था पहला, ये ठंडे पानी के लिए था। इस पाइप से पानी इसमें आता था।
दूसरा टैंक इनके गर्म पानी के लिए था, क्योंकि इसमें कढ़ाई जो लगी हुई है इसके नीचे प्रॉपर एक भट्टी बनी है, इसमें लकड़ियाँ डाल के आग लगाते थे, सो दे मेकिंग हॉट वाटर। तीसरा टैंक मिक्स वाटर के लिए था, कितने टेम्परेचर का पानी चाहिए रहेगा, इस प्रकार से वो करते थे। यहाँ रानियाँ नहाती थीं, इसके अंदर उनके चेंजिंग रूम हुआ करते थे। यहाँ जितनी भी खूंटियाँ आप देख पा रहे हैं ये उसी ज़माने की ओरिजिनल खूंटियाँ हैं जो उनके हैंगर का काम करते थे। यहाँ इन आलों में लैंप रखे जाते थे, जहाँ वो लैंप रखते थे उसके पीछे दर्पण होता था, इससे रिफ्लेक्शन से ढेर सारा प्रकाश बाहर आता था। ये रानियों के नहाने की जगह थी। ये 500 साल पुराने टॉयलेट, उस ज़माने का जो सिस्टम था वो मैला उठाने का सिस्टम था। जो खुड्डियाँ बनी हुई काफ़ी गहरे हैं, ये इतने गहरे हैं कि इनकी बदबू ऊपर तक नहीं आएगी, और फिर नीचे से वहाँ साफ़ करने वाले लोग आते थे जो उसको मैला को उठा के जाते थे। यहाँ जो आपको अनोखी जगह देखने के लिए मिल रही है ये धोबी घाट था, यहाँ कपड़े धुलते थे राजाओं के। ये अब हम ओरछा किले के ऊपर आ गए हैं अभी। तो ये जो उन्होंने बताया कि शाही दरबार हुआ करता था, ये देखिए जैसे आप पूरी पेंटिंग देख सकते हैं, देखिए। और ये सब पूरा ये जो आपको दिखाई दे रहा है सब पत्थरों का निर्माण किया हुआ है, ये ईंटों का निर्माण नहीं है। तो आइए आइए देखते हैं बाहर से भी। और ये देख सकते हैं आप नक्करकाशी, ऊपर आप देख सकते हैं, देखिए सब ये पत्थरों का है। और जो आपको ये छोटे छोटे चूल्हे दिखाई दे रहे हैं ये सब पर्दों के लिए हुआ करते थे। अब हम थोड़ा सा और ऊपर की तरफ जाते हैं और आपको दिखाते हैं ऊपर क्या था। ये हम अब ऊपर आ गए। वो जैसे गाइड बता रहे थे कि ये झरोखे के रूप में है, ये देखिए ये झरोखा था और ये यहाँ से पूरा सब दिखाई देता था। वो वहाँ पे बता रहे थे कि रंगमंच का है, ये देखिए। और ये देखिए यहाँ के दरवाजे ये कितने छोटे छोटे थे। ये यहाँ पे देखिए ये कलश में क्या बना हुआ है, ये देखिए ये तिरछा बनाए गए हैं। और यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको देखेंगे सब वहाँ का दिखाई देगा जो बाहर का है, लेकिन बाहर की जो है वो अंदर की तरफ नहीं दिखाई देता। ऐसा ही मैंने आपको जो कालिंजर का किला दिखाया था उसमें भी बिल्कुल सेम ऐसे ही बने थे। तो आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ये जहांगीर महल के अंदर का भाग है। ये महल अपने आर्किटेक्चर को लेके बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। हिंदू और मुग़ल आर्किटेक्चर का कॉम्बिनेशन इस पूरे महल के अंदर देखा जाता है। महाराजा वीर सिंह देव ओरछा के चौथे नंबर के शासक, जिन्होंने इस महल का निर्माण अपने प्रिय मित्र सलीम जहांगीर के आगमन पे कराया था। ऐसा कहा जाता है जहांगीर इस पूरे महल में एक रात रुके। ये जो दरवाजे बंद हैं, ऐसे इन महलों के अंदर 236 कमरे हुआ करते थे। ये 4 स्टोरी बिल्डिंग आपके सामने है। 100 कमरे इसके बेसमेंट में हैं उनकी आर्मी के लिए, और 3 स्टोरी इसके ऊपर की ओर है जहाँ 136 कमरे देखने को मिलते हैं। 236 कमरों वाला ये महल एक रात के लिए यूज किया गया। यहाँ जो बालकनी आप देख रहे हैं इनमें नगर बधू खड़ी होती थी, ताकि ये इसका जो मेन गेट आप देख पा रहे हैं, जो भी रॉयल गेस्ट इसके अंदर प्रवेश करेगा उनके ऊपर फूलों की या इत्र की बरसात करेंगे। यहाँ मध्य आंगन में एक बहुत सुंदर सा आंगन में कोर्टयार्ड में स्विमिंग पूल देखा जाता है। इसके चारों कोने बने ये कुंड फूल पत्तियाँ भरने के काम आते थे, ताकि यहाँ का पूरा वातावरण सुगंधमय बना रहेगा। कहते हैं जहांगीर की दोस्ती यहाँ के राजा के साथ में तब हुई थी जब वो अपने पिता से लड़के भागे थे। यहाँ के राजा ने उनसे मित्रता का हाथ मिलाया था, इसलिए क्योंकि राजा की जानकारी में था कि आने वाले समय में ये बादशाह भारत के बनेंगे तो हमारी कितनी हेल्प करेंगे। दूरगामी सोचते हुए उन्होंने उनसे दोस्ती का हाथ मिलाया। जहांगीर बड़े खुश हुए राजा से मिलने हुए, दोनों की दोस्ती हुई, और आने वाले समय में जैसा कि जग जाहिर है, हिंदुस्तान के अगले बादशाह अकबर के बाद सलीम जहांगीर हुए। जहांगीर के बादशाह बनते ही यहाँ के राजा ने यह नायाब महल का निर्माण कराया। जहांगीर को आमंत्रित किया बुंदेलखंड विजिट करने के लिए, तो इस महल में वो रुके थे एक रात, इसलिए इस महल का नाम जहांगीर महल है। ये महल का मुख्य द्वार देखा जा रहा है। ये इस महल का मुख्य द्वार है।
जो बना हुआ है बलुआ पत्थर से, जिसे मंगाया था धौलपुर से। धौलपुर आज राजस्थान में देखा जाता है। सुंदर कार्विंग तुलना की जाती है फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजे से। ये जहांगीर महल का बाहरी भाग है। ये पूर्व दिशा की ओर इस व्यू आपको देखने को मिलता है। भूल भुलैया 3 में इस महल का परिदृश्य दिखाया गया है। भूल भुलैया 3 की 70% शूटिंग ओरछा में ही हुई थी, इसी महल में हुई थी। यहाँ 3 अलग अलग प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। ये आपकी जानकारी में है कि जो यहाँ पर हाथी की सवारी करके आएगा उसका हाथी यहाँ साइड में खड़ा होगा, वो यहाँ उतरेंगे। दूसरा ऊँट के लिए, तीसरा घोड़े के लिए। ये बहुत कम महलों में देखने को मिलता है। यहाँ सामने जो बिल्डिंग देखी जा रही है, इसमें राजाओं के ऊँट बांधे जाते थे। इसको हम ऊँट खाना कह सकते हैं। नीचे बनाया गया बड़ा बेसमेंट में राजाओं के घोड़े बांधे जाते थे। वो अस्तबल का काम करता था। ये जो गोल टैंक आप देख पा रहे हैं, यहाँ पानी एकत्रित करने की जगह थी। नीचे सामने कुछ तमाम मंदिरों की जानकारी दें तो यह मंदिर खाली है। देखा जा रहा है ये उस ज़माने में राजा महाराजाओं के आने वाले मेहमानों के रुकने की जगह थी। आज हमारे मेहमान आके रुक सकते हैं, क्योंकि ये शीश महल आज भी होटल और गेस्ट को रुकाने का काम ही कर रहा था। जो पीली वाली बिल्डिंग हम लोग देख रहे हैं, ये राम राजा सरकार का मंदिर है। लेफ्ट हैंड में जो बिल्डिंग देखी जा रही है, जो सबसे ऊंचा मंदिर नॉर्थ इंडिया का कहलाता है, इसको हम चतुर्भुज के नाम से जानते हैं। आज जो राम राजा सरकार का मंदिर देखा जा रहा है, उस ज़माने में ये रानी महल था। इसमें वो रानियाँ रहती थीं जो राजाओं की माँ कहलाती थीं, राजमाता जिन्हें हम बोलते थे। और वो उनकी रसोई थी जहाँ राम जी को बैठाला, फिर राम जी वहाँ से नहीं उठे। ऐसा सुनने में आता है कि भगवान उस मंदिर में इसलिए नहीं बैठे थे क्योंकि राम जी राजा के रूप में आ रहे थे। तो राजा आपको मंदिरों में नहीं मिलेंगे, मंदिरों में मिलेंगे भगवान, राजा मिलेंगे महलों में। तो आज हमारे राम जी महल में बैठे हैं। ये हम जहांगीर महल के ऊपर है और ये देखिए कि नक्कारकाशी और यहाँ पे रुकने के लिए बनाया गया रहा होगा। ये इधर से पूरा झरोखा है, ये देखिए ये है। ये भी मैंने आपको नीचे से दिखाया था, जो अभी मैंने आपको वो दिखाया था बड़ा सा दरवाज़ा, वही था। और ये ऊपर का है पूरा व्यू। ये देखिए महल के ऊपर हैं हम इस समय। और ये जो मैं अभी नीचे था और ये मैं ऊपर आ गया हूँ। ये पूरा ओरछा का किला के अंदर है, हम जहांगीर महल पे हैं। ये अभी हम जहांगीर महल के ऊपर ही हैं। और हम ये देखिए यहाँ की नक्कारकाशी देखिए आप, बहुत बेहतरीन बनाई गई है ये। और मेरे अन्य वीडियो हैं, एक है चुनार का किला का, वो भी आप देख सकते हैं। एक आगरा का किला का है, वो भी आप देख सकते हैं। उन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आइए चलते हैं, हम आपको और ऊपर से दिखाते हैं। ये अब हम जहांगीर महल के सबसे ऊपर भाग पे आ गए हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए, ये सारा पत्थरों से निर्माण किया गया है। ये पत्थर ही हैं, ये पूरे काट के बनाए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। अब मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ वो तोप खाना है। यहाँ पे तोपें रखी जाती रही होंगी। ये तोपों के लिए ही बनाया गया रहा होगा। ये देखिए, ये तोप रखी जाती रही होंगी। यहीं से जितना भी अस्त्र शस्त्र जितने भी रहे होंगे यहीं पर रखा, इसका एकत्रित किया जाता होगा। क्योंकि ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा, यहीं से प्रवेश द्वार है। और यहाँ से आप आएंगे, उधर आप चले जाएंगे जो मैंने दीवान आम बताया था, और इधर से आप चले जाएंगे तो ये आ जाएंगे आप तोप खाना पे। अगर जैसे आक्रमण होता है तो आप जाइए। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसकी जो बाउंड्री के पीछे है बेतवा नदी। ये अभी मैं बेतवा नदी पे जो मैं आपको बता रहा था। और ये देखिए, ये है किले की दीवार पीछे वाली, और ये बेतवा नदी से बिल्कुल लगी हुई दीवार है इसकी। ये देखिए, अगर यहाँ पे बाढ़ आती रही होगी तो वहाँ पे पानी ऊपर तक चला जाता रहा होगा। ये है बेतवा नदी, आप देख सकते हैं। ये है पूरा इसी बेतवा नदी के किनारे पे है बना हुआ है ओरछा। और ओरछा अब हम आ गए हैं छत्री समूह लिखा है, जैसे बेतवा नदी के दक्षिणी किनारे पर बुंदेली राजाओं तथा राज परिवार के सदस्यों की 15 छतरियाँ हैं। अब मैं आपको ये पीछे आप देख सकते हैं कि इधर देखिए, ये है छतरी, एक ये छतरी है। ये देखिए, इसमें ये भी जानकारी लिखी गई है कि ये
मध्य में वर्गाकार गर्भगृह है। मंदिरों ये पंचायतन शैली के मंदिरों के समान है, यानी कि जो ये छतरियाँ हैं वो मंदिरों के लिए ही बनाई गई हैं। ये अधिकांश छतरियाँ 3 मंजिली इसमें हो, जो भी है जानकारी लिखी हुई है। इसका मुख्य कक्ष आपस में बरामदों से संबंध है। तो आइए हम चलते हैं, यहाँ पे छतरी दिखाते हैं। यहीं से हमने प्रवेश किया था, जो मैं आपको बता नहीं रहा था कि टिकट लिए रहेगा जो आप 50 रुपये का है, तो उस यहीं पे यहाँ पे भी काम में आएगा। तो जैसे मैंने अब हम चलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 15 छतरियाँ हैं, तो आइए हम दिखाते हैं 15 छतरियाँ। अब जैसे हम आपको दिखाने जा रहे हैं महाराजा जसवंत सिंह की छतरी, ये लिखा है कि विलुप्त हुई और ये इनका पूरा इस पर जानकारी लिखी हुई, आप चाहिए तो आप उसको पढ़ सकते हैं। ये मेहराब द्वारा अलंकार बुंदेली शैली में है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। प्रवेश कर किए हैं, देखिए ये मंदिर के रूप के लिए ही बनाई गई रही होगी। और ये देखिए ये यहाँ पे मंदिर नहीं है, बस ऐसा ही बना दिया गया है, क्योंकि पंचायतन शैली में ऊपर जहाँ से आपको मैंने बताई, देखिए पूरा ऊपर ये पूरा गोला आकृति में बनाया गया है। और नक्कारकाशी यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ये देखिए ये दूसरे तरह की नक्कारकाशी है, जो मैंने आपको वहाँ पे दिखाया था उसमें ओरछा किला में, वहाँ पे दूसरी थी। तो ये एक छतरी हुई, बस इतना ही है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं। ये हम अब दूसरी छतरी पे जा रहे हैं। आप ऊपर से देखिए, ये इसका निर्माण देखिए, वहाँ से लेके यहाँ पर वो वहाँ पे जो लिखा था कि पंचायतन शैली में है, यहाँ पे जो मंदिर का ही बनाया गया था। लेकिन मंदिर देखिए लिखा है महाराजा सुजान सिंह की छतरी, ये इसके बारे में जानकारी है लिखी हुई है। वही बार बार लिखा, तो मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, आप चाहिए तो वीडियो रोक के देख सकते हैं। ये देखिए, अब ये आइए देखते हैं इसको। ये भी सेम वैसे ही जो मैंने पिछली वाली छतरी आपको दिखाया हूँ, वो वैसे ही बनी थी, और ये भी वैसे ही बनी है। ये देखिए जो छतरियों का निर्माण किया गया है वो बिल्कुल लगभग मुझे एक ही तरह दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए आप आ रहे होंगे तो मेरी आवाज़ गूंज रही होगी। ये देखिए ये इसका पीछे जो हमें अब प्रवेश किए थे वो उसका आगे का द्वार था, और ये पीछे का है। ये देखिए वहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया, वो दूसरी छतरी थी। और ये देखिए ये इसका और उसका जो डिज़ाइन है ऊपर का, वो लगभग समान है, थोड़ा बहुत अंतर है, बाकी जैसा भी है वह थोड़ा बहुत अंतर है, बाकी वैसा ही बनाया गया। देखिए यहाँ पे पत्थर लगाए गए हैं, वहाँ पे भी पत्थर लगाए गए हैं। ये देखिए, और ये एक छतरी ये है और एक ये है, दोनों समान हैं, कुछ ऐसा है नहीं तो मैं आपको दिखाऊं। ये यहाँ पे बीच में शिवलिंग बनाया गया है, ये देखिए यहाँ, और ये पूरा एक गार्डन के रूप में निर्माण किया गया है इसका। तो आइए, तो आप वहाँ से आएंगे तो ये भी आप देख सकते हैं। तो हम आ गए हैं वीर सिंह देव की छतरी, ये आप जैसे पहले देख सकते होंगे, ये वही है सेम। तो मैं अब इसमें कुछ ज़्यादा दिखा नहीं रहा हूँ, आगे अब जो भी होगा तो बताऊँगा, क्योंकि धूप बहुत है इसलिए मैंने जैकेट उतार दिया है। और ये है बेतवा नदी, और ये बेतवा नदी देखिए, और यहाँ से ये छतरी बनाई गई हैं। ये पंचायतन शैली में जैसे वहाँ पे आपको मैंने पढ़ाया था लिखा हुआ है, और पूरा आप ऊपर से देख सकते हैं। ये 15 छतरियाँ हैं, तो मैंने 2 3 4 जो भी आपको दिखा दिया है। मैं पूरी 15 को 15 नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि है सेम, तो उसमें मैं क्या अब आपको दिखाऊँ। तो आइए हम चलते हैं, अब कुछ दूसरा देखते हैं। ये जो मैं आपको दिखा रहा था वीर सिंह देव की छतरी है। ये देखिए सामने शिवलिंग बनाए हैं। अब ये तब बनाए हैं या अभी निर्माण किया गया है ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ये देखिए अंदर जाना वो है, गेट में ताला लगा है। तो यही है छतरी, ये वहाँ पे अंदर शिवलिंग है। अब शिवलिंग बनाए अभी बनी है कि बाद में बनी है। और ये सामने देखिए इधर एक छतरी बनी हुई है। ये अब हमें चतुर्भुज मंदिर जो आपको गाइड बता रहा होता, मैंने जूम किया था, तो वहाँ पे देखते हैं। उसने बताया था कि ये मंदिर है, लेकिन यहाँ पे कभी मूर्ति नहीं बैठी है। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे क्या है। ये यहीं से जाने का है, और यहाँ पे चप्पल वगैरह उतारते हैं। और ये पूरा देख सकते हैं आप, नक्कारकाशी आप देखिए इसकी पूरी, ऐसे ही जैसे वहाँ पे महल पे बना था। ये देखिए छोटे छोटे ये जो है ये सब पत्थरों का ही बनाया गया है। ये झरोखा रहा होगा जिसको बंद कर दिया गया है। देखिए ये देखते, आइए चलते हैं हम ये चतुर्भुज मंदिर पे। ये देखिए हमने यहीं से प्रवेश किया था, और ये आप नक्कारकाशी देखिए, प्रवेश द्वार है ये मान लीजिए। और ये पूरा आप ऊपर देख सकते हैं कैसे कैसे बनाए गए होंगे। और ये देखिए ये जो मंदिर है, ये मूर्ति जो बैठा ली गई है, ये बाद में बैठा ली गई है, पहले की नहीं है। तो देखिए ऊपर देख सकते हैं आप, देखिए ये 1 2 3 और ये इधर 4 झरोखे हैं। ये देखिए ये बीच में है। अब ये झरोखे हैं क्या है पता नहीं, ऊपर चलते हैं दिखाते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है झरोखे ही हैं। और देखिए ये यहाँ पे भी है, ये 2 ये बने हुए हैं। ये जो मैं आपको दिखा रहा था, वहाँ से ही दिखा रहा था इसी चतुर्भुज मंदिर को, जैसे जूम किए दे रहे हैं आप देख सकते हैं। ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है, ये ओरछा का किला है, और उसी के सामने ये मंदिर बना हुआ है। ये देखिए यहाँ पे भी देखिए 2 झरोखे बनाए गए हैं। और ये जो हम प्रवेश किए थे दूसरा द्वार था, और इस द्वार के नक्कारकाशी देखिए आप, इस द्वार के गेट देखिए। और ये सब जितना भी आपको दिखाई दे रहा है, ये सब पत्थरों का निर्माण किया हुआ, ईंटों का नहीं है। ईंटों का निर्माण आपको देखना है तो आप मेरा एक वीडियो देख सकते हैं,
भीतरगांव मंदिर है, कानपुर उत्तर प्रदेश का है। वो देख सकते हैं, वो ईंटों का निर्माण है कि ईंटों से निर्माण कैसे होता है। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पत्थरों का निर्माण है। ये अब हम ऊपर जा रहे हैं, ये देख सकते हैं आप, यही है ऊपर जाने का रास्ता। ये अभी हम नीचे थे और ये ऊपर आ गए हैं। ये ऐसे आप चलते जा रहे होंगे, जैसा आपको लग रहा होगा कि आप भूल भुलैया पे जा रहे हैं। बचा क्या ना, ये हम ऊपर आ गए हैं। ये देखिए आप, ये देखिए फूल कैसे बनाए हुए हैं, ऐसे कैसे चिपकाया गया रहा होगा, क्या किया गया रहा होगा। ये देखिए पूरा आप देख सकते हैं इसका। ये जैसे मैं चल रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि जैसे भूल भुलैया है। अगर आप गए होंगे तो जैसे आपको भूल भुलैया पे नहीं जाते हैं कि पूरा वैसे ही बना है, सेम वैसे ही है, लेकिन इसका कुछ दूसरा कॉन्सेप्ट है लेकिन वो सेम ही है पूरा। ये आप ऊपर से देख सकते हैं, जो मैं आपको बाहर दिखा रहा था। ये टिकट जो आप लेंगे वही वाला टिकट यहाँ भी काम में आ जाएगा। तो ये है पूरा चतुर्भुज मंदिर। मैंने आपको ओरछा किला दिखा दिया, फिर मैं आपको गया छतरी दिखाया, और मैं आपको ये चतुर्भुज मंदिर दिखा दिया। तो जो भी था, ओरछा किला अलग है, और अगर आपको घूमना है छतरी और क्या नाम चतुर्भुज मंदिर अलग अलग हैं। तो आइए आप यहाँ पे आप घूम सकते हैं। यही था ओरछा का किला, मैंने आपको पूरा दिखा दिया। तो जो भी है, जैसा भी है, यही था। ये प्रवेश द्वार है, यहीं से हमने प्रवेश किया था और यहीं पे हम आ गए हैं। मैं सौरभ को विशेष धन्यवाद देता हूँ यहाँ तक आने के लिए और साथ देने के लिए, और कैमरे के लिए। वीडियो कैसा है ज़रूर बताएं, इंटरेक्ट किया करिए, जो भी आपके सुझाव हो दिया करिए। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आशुतोष सिंह, धन्यवाद।